हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आज हम मिले हैं इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर 2 का क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। जैसा कि ये हमारा एक रिस्पायरेटरी डिजीज है जो कि चैप्टर 2 में हम स्पेशल पैथोलॉजी में पढ़ रहे हैं कुछ दिनों से। तो आज हम एक नई डिजीज के साथ मिले हैं और इसमें हम एम्फाइसेमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को भी डिस्कस करेंगे साथ में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सीओपीडी है वो एम्फाइसेमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस से भी कोरिलेट होती है। इवन सिर्फ हमारी यही दोनों चीजें नहीं, अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स में डिस्कशन किया है उनमें से कुछ लाइक एस्थमा और कुछ आने वाले हमारे ब्रोंकाइटाइटिस, ये सब भी हमारे फर्दर डिस्कशन का पार्ट बनेंगे। और ये सभी न सभी जो चीजें हैं ये एक काइंड की ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसऑर्डर्स हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि एयर फ्लो, जो एयरवे पाथवे चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज हो जाना है, एनी काइंड ऑफ ब्लॉकेज जो हमारे एयरवे में आ रहा है या फिर जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में हो रहा है। फ्रॉम बिगनिंग कहाँ से हो रही है, हमारे नेजल कैविटी से लेके एंड हो रहा है एल्वोलाई तक। तो इस रूट में कहीं भी अगर एयर का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, चाहे वो इनहेल एयर हो या फिर हमारी एक्सहेल एयर हो, इन दोनों में से किसी भी एयर का अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ब्लॉकेज हो रही है उसके रूट में, तो वो क्या है, एनी काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसऑर्डर। तो जो एस्थमा हमने अभी डिस्कस किया है इसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इजीली वहां से देख सकते हैं। हमारे चैनल को भी विजिट करके आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। साथ ही क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, एम्फाइसेमा, वो भी हमारा एक क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है और इसी को कॉम्बाइन में हम बोलते हैं COPD, दैट मीन्स क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर या फिर डिजीज। दोनों हमारा सिमिलर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर से। तो क्या होता है सीओपीडी? सीओपीडी हमने बहुत टर्म सुना है कि सीओपीडी किसी पेशेंट को हो गया है या कोई ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज हो गई है। तो बेसिकली जो सीओपीडी है वो हमारी एक पल्मोनरी डिजीज है, दैट इज अ पल्मोनरी डिजीज। अब पल्मोनरी डिजीज क्या होती है? जो हमारे एयरवे ट्रैक में आती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो प्रोग्रेसिव लंग डिजीज है दैट मेक्स इट हार्ड टू ब्रीथ। सांस लेने में जब कभी कठिनाई फील होने लगे या ऐसा लग रहा हो कि हमारा प्रेशर चेस्ट पे बहुत ज्यादा फील हो रहा है कि जिस वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत आ रही है, जबकि सराउंडिंग एयर एकदम फ्रेश है, इनहेल एक्सहेल नॉर्मली हो सकता है अदर पर्सन में, जब उसी कंडीशन में कोई पर्सन डिफिकल्टी फील करता है कि उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है, सांस लेने में, सांस छोड़ने में दिक्कत आ रही है, तो कहीं ना कहीं उसको पल्मोनरी डिजीज से सफर कर रहा है और उसका लंग्स जो है उसके किसी एक पार्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है। चाहे वो ऑब्स्ट्रक्शन उसकी ट्रैकिया में हुआ हो, ब्रोंकाइल्स में हुआ है, ब्रोंकियोल्स में हुआ हो या फिर वो एल्वोलाई में हुआ हो, किसी भी पार्ट में हुआ हो। तो जिस भी पार्ट में वो ऑब्स्ट्रक्शन है, वो जो कंडीशन जनरेट होती है, पैथोजेनेसिस जो उसकी होती है, इटियोलॉजी होती है, उसी बिहाफ पे वो डिजीज अलग हो जाती है। तो इसीलिए हमारी जो भी एस्थमा है, सीओपीडी है, एम्फाइसेमा है इन सब में माइन्यूट सा ही डिफरेंस है, बट इनकी ईटियोलॉजी कंप्लीटली अलग है, पैथोजेनेसिस पूरी अलग है, तो इस वजह से उनका ट्रीटमेंट भी कंप्लीटली अलग होगा। तो चलिए देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व हो रही है। तो सीओपीडी में क्या होता है, हमारा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी इंक्लूड होता है और साथ ही साथ एम्फाइसेमा भी। जब किसी पर्सन को सीओपीडी लाइक क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन का सफर करना होता है, सफर कर रहा होता है, तो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी में एम्फाइसेमा या फिर ब्रोंकाइटिस वाली कंडीशन राइज हो जाती है। क्योंकि अगर उसके पल्मोनरी डिजीज है, उसके ब्रोंकाइल्स में या एल्वोलाई में कहीं ऐसा एक ऑब्स्ट्रक्शन चल गया है जहां पर एयर का फॉलो नहीं हो पा रहा है, हमारा एयर जो है वो कंप्लीटली इनहेल नहीं हो पा रही है और एक्सहेल नहीं हो पा रही है, तो वो तो या तो एम्फाइसेमा की वजह से हो रहा होगा या फिर ब्रोंकाइटिस की वजह से हो रहा होगा। तो एग्जैक्टली इसमें होता क्या है, जो हमारा सीओपीडी है उसमें क्या होता है, बेसिकली दो तरह से ऑब्स्ट्रक्शंस जनरेट होते हैं ड्यूरिंग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। पहला जो ऑब्स्ट्रक्शन, पहली जो रुकावट आती है, जो खेद होता है उसमें, वो होता है हमारे एल्वोलाइज में, एल्वोलाई
लाइट, जो कि क्या है हमारा एयर सैक है। एयर सैक दैट मीन्स एक एयर बबल है जिसके चारों तरफ हमारा ब्लड वेसल्स हैं और इन्हीं ब्लड वेसल्स में हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से ट्रेवल करता है। कैसे करता है? जब इनहेल वाली एयर हमारी जो मिक्सचर ऑफ गैसेज है, एयर वो इज व्हाट मिक्सचर ऑफ गैसेज, जिस भी इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं वहां पे जो भी उस इन्वायरमेंट का मिक्सचर होगा वो हम इनहेल करते हैं। बट उस मिक्सचर में हमें क्या सेपरेट करना होता है? ऑक्सीजन को सेपरेट करना होता है और रिमेनिंग हमने जो मिक्सचर को इनहेल किया है उसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड और ऐड करके हम उसी को क्या कर देते हैं? एक्सहेल कर देते हैं। दैट मीन्स उसको वहां से हटा देते हैं। तो जो भी हमने मिक्सचर इनहेल किया है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ एयर जो हमने इनहेल किया है वो हमारे लास्ट पॉइंट लंग्स के एल्वोलाइज तक आएगा, दैट इज अ एयर सैक। तो यहाँ पर आने से क्या होगा? ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी जिसकी वजह से यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से फ्रॉम ऑस्मोसिस या फिर डिफ्यूजन के प्रोसेस से यहाँ पर बेसिकली जो प्रिंसिपल होता है वो हमारा डिफ्यूजन होता है, क्योंकि गैसेस जो है वो डिफ्यूज होती हैं। लिक्विड में ऑस्मोसिस का काम करता है क्योंकि इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ये जो ऑक्सीजन एयर के थ्रू आई है ये हमारे ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी से होकर आई है वो एल्वोलाइज में ऊपर की तरफ चली जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन हमारे ब्लड में ज्यादा है और ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन हमारे एल्वोलाइज में ज्यादा है। तो जब कभी इस एल्वोलाई की वॉल पे कोई इन्फ्लामेशन हो जाए, किसी भी टाइप की इन्फ्लामेशन हो जाए, एनी काइंड ऑफ इन्फ्लामेशन, वो जो होगी वो हमारे थ्रू एस्थमेटिक जैसे कि केमिकल मीडिएटर्स के थ्रू रिलीज होगी, इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स के थ्रू रिलीज होगी, मास्ट सेल के रिलीज होने की वजह से होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से होगा। तो किसी भी पैथोजन या फिर कोई इन्फेक्शन की वजह से होगा। तो जब यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगी, तो जब हमारी एल्वोलाइज में इन्फ्लामेशन हो जाएगी, एल्वोलाइज की वॉल जो है मोटी हो जाएगी, तो डिफ्यूजन की ये प्रोसेस क्या हो जाएगी? थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। तो अब हम इनहेल तो कर रहे हैं बट ऑक्सीजन जो एग्जैक्टली हमारे ब्लड में जाने चाहिए थी वो अब प्रॉपर मोटी लेयर होने की वजह से डिफ्यूज नहीं हो पाती है और जो हम इनहेल कर रहे होते हैं एज सच वही एक्सहेल कर देते हैं। तो इससे क्या होता है? हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। तो जब बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने लगती है तो ये सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुंचता है और ब्रेन से जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है वो हमारे लंग्स पे फिर से सिग्नल भेजता है, हमारी नोज में, हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक में कि एयर की डेफिशिएंसी हो रही है, क्योंकि उसको तो नहीं पता कि एल्वोलाइज में इन्फ्लामेशन की वजह से हमारी एयर अंदर नहीं जा पा रही है। तो जिसकी वजह से हम क्या करने लगेंगे? जोर जोर से सांस लेने लगेंगे। हम इनहेल तो कर रहे हैं बट हमें ऐसा लगेगा कि जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी तक जा ही नहीं रही है। तो इसीलिए इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होने लगती है या चेस्ट में टाइटनेस लगने लगती है, क्योंकि वहां का जो मैकेनिज्म है, जो फिजियोलॉजी चल रही है हमारे लंग्स में एल्वोलाइज के थ्रू एयर ब्लड प्योरिफिकेशन की, वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो वो एक कंडीशन राइज होती है जब हमारे एल्वोलाई डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जब एल्वोलाई हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं तो उस टर्म को हम बोलते हैं एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा एम्फाइसेमा रिलेटेड होता है डिसऑर्डर्स या डिजीज इन एल्वोलाई। जब हमारे एल्वोलाइज काम नहीं करते, एयर सैक जब काम नहीं करते हैं, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है या कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें से रिलेटेड जो डिजीज होगी हमारी वो होती है एम्फाइसेमा। तो यहाँ पर भी देखिए हमारा एयर का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है बट वो एल्वोलाई की वॉल पे हो रहा है। तो ये तो था एल्वोलाई के बारे में। अब अगर सेकेंड चीज हम देखें कि जो एयर का फ्लो हो रहा है, जो एयर पैसेज चल रहा है, वो एयर हमारी नेजल कैविटी से होते हुए, नेजल से होते हुए वो हमारी ट्रैकिया में जाती है। ट्रैकिया दैट इज अ विंड पाइप, जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं। विंड पाइप से होते हुए वो हमारे
ब्रोंक्यूल्स में जाती है, उसके बाद वो दोनों साइड में हमारे ब्रांचेस, ट्री का जो ब्रांचेस होता है, ब्रोंक्यूल्स और लास्ट ब्रोंकाइल, और उसके बाद वो जाती है एल्वियोलाई में। तो एल्वियोलाई का तो हमने पढ़ लिया कि जब एल्वियोलाई में डेफिशिएंसी हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो उससे एम्फाइसेमा हो रहा है। उसके ठीक पहले जो हमारी यहाँ ब्रोंकाई है, यहाँ पर जो ब्रोंकाई है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर है हमारे लंग्स में, जब इस ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, या फिर सेकेंड थिंग, इसमें म्यूकस प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, या फिर ब्रोंको स्पैज्म हो जाता है, मतलब ब्रोंकाइल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। तो इन 3 रीजंस की वजह से जो रुकावट आती है हमारे एयर में, जो हमारे एल्वोलाई तक पहुंचने वाली होती है, वो अब ब्रोंकाइल्स में ही आके अटक चुकी है। तो पीछे से भी प्रेशर आ रहा है क्योंकि हम कंटिन्यूअसली ब्रीथ कर रहे हैं, हमने ब्रीदिंग रोकी नहीं है, हम ब्रीथ कर रहे हैं, बट ब्रोंकाइल में ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है एनी ऑफ द वन रीजन या फिर तीनों रीजन की वजह से। तो वहां पर भी हमारा जो एल्वोलाई है, वहां पर एयर ही नहीं पहुंचेगी। तो जब एयर ही नहीं पहुंचेगी तो ऑब्वियसली ब्लड में ऑक्सीजन फिर से नहीं जाएगा, और फिर से वही कंडीशन आएगी, हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर एक्टिवेट होगा, और जो हमें सिग्नल देगा कि हमें ब्रीदिंग तेज लेनी है, हवा जोर जोर से हमें लेनी है, कि जो ऑक्सीजन है वो एल्वोलाइज तक पहुंचे और फिर वहां से बॉडी के अदर ऑर्गन तक जाए। तो यही ब्रोंकाइल में जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो इस वाले टर्म को हम बोलते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। आइटिस दैट मीन्स इन्फ्लामेशन, कहाँ? ब्रोंकाई में। जब ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उस टर्म को हम मर्ज करके बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। जो टिस वर्ड हम लास्ट में यूज करते हैं, वो यूज करते हैं इन्फ्लामेशन को डोनेट करने के लिए। तो ये इन दोनों की फिजियोलॉजी थी, और यही दोनों कंबाइंड डिजीज हमारी होती है, टर्म होता है सीओपीडी में, दैट इज अ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। आगे चलते हैं। सीओपीडी इज टिपिकली कॉज्ड बाय, अब ये हो क्यों रहा है? लॉन्ग टर्म एक्सपोजर की वजह से हो रहा है। किसका एक्सपोजर हो रहा है लॉन्ग टर्म? इरिटेटिंग गैसेस, पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफन फ्रॉम सिगरेट स्मोक, जो मेजर कारण होता है। 90% जो केस होते हैं सीओपीडी के वो बाय स्मोकिंग होते हैं, बट ऑल्सो फ्रॉम एयर पॉल्यूशन। अगर आप बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं तो वहां पर हमारे लंग डिजीज बहुत तेजी से स्प्रेड होती हैं, बिकॉज ये नॉन कम्युनिकेबल है, बट क्योंकि नंबर ऑफ पीपल्स यहाँ पर रह रहे हैं, जो एक पर्सन इनहेल कर रहा है वही वहां पे 10 पर्सन इनहेल कर रहे हैं, तो जो एक इंसान को बीमारी होगी वो चांसेस है कि दूसरों में भी हो, क्योंकि उनके सराउंडिंग पॉल्यूशन जो है वो गैस का नेचर ही वैसा है, जो हमारे लंग ट्रैक में जाके रेस्पिरेटरी ट्रैक में इरिटेशन कॉज कर सके या फर्दर कुछ मीडिएटर्स को रिलीज करे। आगे, ऑक्यूपेशन, डस्ट एंड केमिकल्स। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो इंडस्ट्री में काम करते हैं जिसमें कि हार्मफुल गैसेस कॉन्स्टेंटली रिलीज होती रहती हैं, तो ऐसे इन्वायरमेंट में भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो वहाँ के वर्कर्स हैं, को वर्कर्स हैं, उनको भी लंग्स रिलेटेड कोई डिजीज ना हो जाए। तो इसीलिए वो प्रॉपर केयर करते हुए मास्क का यूज़ करते हैं, टाइम टू टाइम अपने हैंड को भी सैनिटाइज करते हैं, और बाकी सारे प्रिकॉशन भी अच्छे से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या की फीचर होते हैं ड्यूरिंग द सीओपीडी। जब किसी पर्सन को सीओपीडी होता है तो उसके की फीचर्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्पेशली ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी। एक तो पहले ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, तो हम जोर जोर से ब्रीथ कर रहे हैं क्योंकि हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर कंप्लीटली सिग्नल भेज रहा है। बट अगर उसमें हमने कोई फिजिकल एक्टिविटी भी शुरू कर दी, जैसे कि जिम जा रहे हैं, योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, या बहुत ही ज्यादा कॉन्स्टेंटली काम करते जा रहे हैं, हैंड राइटिंग कर रहे हैं तो लंबा देर तक लिखते जा रहे हैं, या कोई भी ऐसा काम है जो अपनी पूरी बॉडी को उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं,
तो हमारी बॉडी को उस टाइम ऑक्सीजन की और ज्यादा जरूरत हो जाती है। तो यहाँ पे डिमांड ज्यादा हो गई बट सप्लाई कम हो गई, तो वही बात फिर से डिसबैलेंस हो जाएगा डिमांड और सप्लाई में। तो उस वजह से क्या होगा, ये हमारा सीओपीडी में देखने को मिलेगा कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत आएगी। नेक्स्ट वन इज अ क्रोनिक कफ। कफ बहुत ही ज्यादा स्प्रेड होगा विथ म्यूकस, उसमें स्पुटम में म्यूकस भी ज्यादा से ज्यादा रहेगा, अमाउंट उसका जो रहेगा कफ में, कंसंट्रेशन ऑफ म्यूकस ज्यादा रहेगी। वीजिंग, वीजिंग एक साउंड होती है, साउंड होती है जब हम सांस लेते हैं या फिर सोते हैं, तो उस टाइम एक विसल सीटी की टाइप की आवाज आती है कॉन्स्टेंटली, धीरे धीरे हमारे लंग्स से, वो उस साउंड को बोलते हैं वीजिंग, खड़खड़ाहट की आवाज आती है। नेक्स्ट इज अ फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। हर दूसरे तीसरे हफ्ते या महीने में 4 से 5 बार उस पर्सन को कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाएगा रिलेटेड टू लंग्स, और भी कोई हमारा बाकी सिस्टम रिमेनिंग अच्छे से काम करेगा, बट अगर उसको सीओपीडी है या एम्फाइसेमा है या ब्रोंकाइटिस है या एस्थमा है, तो इन सभी लंग्स डिसऑर्डर में क्या होंगे, नेक्स्ट मतलब सेकेंड डिजीज ऑलरेडी जनरेट हो जाएगी, जैसे कि निमोनिया। निमोनिया हमारी इन्फेक्टेड डिजीज थी, ट्यूबरकुलोसिस वो भी हमारे इन्फेक्शन के थ्रू कॉज हो रही थी, उसमें बैक्टीरिया और पैथोजेंस का रोल था। तो ऐसे सेकेंडरी इन्फेक्शन या सेकेंडरी डिजीज जनरेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एंड लास्ट वन इज अ फैटिग, दैट मीन्स थकान, क्योंकि अगर ऑक्सीजन की ही डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारी बॉडी में प्रॉपर वर्किंग करने की पावर नहीं रहेगी। ठीक, तो जैसे उसकी डिमांड कम हो जाए, सप्लाई कम हो जाएगी, तो कोई भी चीज जो अपने नॉर्मल फंक्शन कर रही है एक नॉर्मल रेंज में, जब वो रेंज ही कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली जो हमारा फंक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा, लेट हो जाएगा। ये सारे उसके की फीचर्स थे। नेक्स्ट, पैथोजेनेसिस, कि क्या पैथोजेनेसिस होती है हमारे सीओपीडी में, देखते हैं। तो इसमें जो पैथोजेनेसिस हो रही है उसमें बेसिकली हमारा इन्फ्लामेशन हो रहा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, और साथ ही साथ लंग टिश्यू डैमेज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू हार्मफुल पार्टिकल। इस कंडीशन में हमें ये टर्म याद रखना है कि जो भी चीजें हो रही हैं वो लॉन्ग टर्म से, लंबे अरसे से चली आ रही हैं। 1-2 दिन की इरिटेशन या 1-2 हफ्ते की इरिटेशन की वजह से हमारा सीओपीडी अचानक से नहीं हो रहा है। जब आप किसी एनवायरनमेंट में लंबे समय तक रहते हैं जहाँ की एयर पॉल्यूटेड है या कोई पॉलन ग्रेन वहां पे ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट है जो हमारे इनहेल में जा रहा है, ये जो वहां का मिक्सचर ऑफ गैसेस है उसमें कोई ऐसी गैस है जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को इरिटेशन कर रही है, इरिटेट कर रही है, तो वो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन होना चाहिए। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर जब होगा उसी के बाद जो कंडीशन होगी वो सीओपीडी की होगी। और वहीं अगर ये शॉर्ट ड्यूरेशन का है तो वो हमारा एस्थमा में जाएगा, दैट टर्म गोज टू अंडर एस्थमा, वो कंडीशन हमारी एस्थमेटिक कंडीशन होगी। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, तो रिस्क फैक्टर को एक बार डिस्कस करने से पहले हम इसकी पैथोलॉजी, पैथोजेनेसिस को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए बोर्ड पे, तो बेसिकली यहाँ पे कुछ जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी भी है, जैसे कि हमारा क्या है, अल्फा 1 AT डिफिशियंसी। इस जीन की डेफिशिएंसी की वजह से हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव नहीं रहता है। सेकेंडरी एनवायरमेंटल लंग्स डैमेज जो हो रहे हैं लॉन्ग टर्म स्मोकिंग या पॉल्यूशन या फिर इन्फेक्शन की वजह से, तो यहाँ पर क्या होता है, लंग्स की एबिलिटी डिक्रीज हो जाती है टू प्रिवेंट डैमेज टू लंग टिश्यू। अब जब हमारी बॉडी में ही ऐसे जीन्स एब्सेंट हैं जो हमारी लंग की कैपेसिटी को बढ़ा सके, उनको प्रिवेंट कर सके किसी बाहरी पैथोजेंस की वजह से, तो जब वो जीन ही नहीं रहेगा, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, लंग की एबिलिटी लॉस हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, लॉस ऑफ एबिलिटी टू प्रिवेंट डैमेज टिश्यू। किसका डैमेज टिश्यू, लंग्स के डैमेज टिश्यू को प्रिवेंट करने की क्षमता खो जाएगी। ठीक, सेकेंडरी जब हम इन्वायरमेंट
की बात करें, इन्वायरमेंटल साइड की बात करें, आउटसाइड की बात करें, तो यहाँ पर कुछ फ्री रेडिकल्स होते हैं जो हमारे लंग्स में प्रोड्यूस होते जाते हैं जब हम कोई लॉन्ग टर्म स्मोकिंग कर रहे हैं या कोई किसी पॉल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं या फिर कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी में जा रहा है बाय एयर। तो उसमें क्या होगा, फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होने लगेंगे हमारे लंग्स में, या फिर जो लंग्स का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो क्या हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी। हमारे लंग्स की प्रोटेक्शन मैकेनिज्म क्या हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी। जैसे सीलिएटेड होते हैं हम स्मूथ मसल्स में, सीलिया में हमारे बैक्टीरिया इनगल्फ हो जाते हैं, या म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से जो भी बैक्टीरिया या पैथोजन है वो उसमें कैप्चर हो जाते हैं, या हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है जो हमारा मास्ट सेल और लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करता है। तो उनमें एक्टिवेशन, इनएक्टिवेशन की वजह से क्या हो जाएगा, लंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाएगी, और वो इन्फ्लामेशन क्या कॉज करेगी, इंक्रीज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस दैट मीन्स रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का प्रोडक्शन बढ़ा देगी जरूरत से ज्यादा। दूसरा, इंफ्लेमेटरी साइटोकाइनिन्स एंड प्रोटीन्स फंक्शन को भी वो क्या करेगी, बढ़ा देगी। अब ज्यादा से ज्यादा इंफ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज होंगे तो हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो हर जगह, जिस भी जगह पे होगी वो वहां पे इंफ्लेमेशन शो करने लगेगी, इन्फ्लेम हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वहां पर देखने को मिलेगा कि कंटिन्यूड रिपीटेड इंजरी टू द ब्रोंकाइल ट्री। जो हमारी ब्रांचेस हैं लंग्स में ब्रोंकाइल्स की, उन ब्रांचेस में क्या होगा, इंजरी होने लगेगी, वो टिश्यू धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, डैमेज होने लगेंगे, क्योंकि पहली बात तो वहां की प्रोडक्शन मैकेनिज्म क्या हो गई है, वीक हो गई है। दूसरी कि अदर बाहर से हमारे जो पॉलेंस आ रहे हैं वो कंटिन्यूअसली उस पर अटैक कर रहे हैं। तो इन दोनों में जब डिसबैलेंस होगा, हमारी बॉडी बचा भी नहीं रही है और साथ ही साथ हमला भी हो रहा है, तो ये दोनों चीजें जब एक साथ होने लगेंगी तो नंबर ऑफ टिश्यू क्या होंगे, डैमेज होने लगेंगे। तो उस और सेकेंडरी क्या होगा, इंक्रीज प्रोटियोलिटिक डिस्ट्रक्शन ऑफ लंग पैरेंट काइमा। प्रोटियोलिटिक, लिटिक का मीन होता है ब्रेक डाउन, लिटिक दैट मीन्स ब्रेक डाउन। तो जो हमारे एंजाइम्स हैं जो वहाँ पे लंग्स में परमानेंट बने अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन किए हुए हैं, वहाँ पे जो वॉल है वो ब्रेक डाउन होने लगेगी, धीरे धीरे सेल्स वहाँ की वीक होने लगेंगी, उनके अंदर जो बाइंडिंग है, जंक्शंस बने हैं वो जंक्शंस धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। तो अब वो कहाँ पर होगा, लंग पैरेंट काइमा में। उसकी वजह से क्या होगा, हमारा एयरवे की इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, ढीली हो जाएगी। अब जैसे सपोज ये एल्वोलाई है, अब अगर इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये अपने मैक्सिमम रेंज तक ही एक्सपेंड हो पाएगा। नॉर्मली ये हमारा इनहालेशन के दौरान है, इनहेल, और ये है एक्सहेल। तो इसमें एक स्ट्रेच का एक रेंज होगी कि वो इससे ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें हमारे एल्वोलाइस में एक इलास्टिसिटी है, वो इलास्टिसिटी मेंटेन रखती है हमारी ब्रीदिंग और एक्सहेल की प्रॉपर्टी को। तो हम एक लिमिटेड रेंज तक ही इनहेल कर सकते हैं। हमारी लंग कैपेसिटी जिसको हम बोलते हैं वो हमारी डिपेंड करती है एल्वोलाई की इलास्टिसिटी पे। एल्वोलाई की जो वॉल होती है उसकी इलास्टिसिटी ये डिफाइन करती है कि लंग की कैपेसिटी कितनी होगी एयर को स्टोर करने के लिए। तो जब वो इलास्टिसिटी ही कम हो जाएगी तो उसकी वजह से जो एयर है लंग्स में वो क्या हो जाएगी, ट्रैप हो जाएगी, पकड़ी जाएगी, और फिर वहां से वो कंप्लीटली पूरी तरह से एयर हमारी बाहर नहीं जा पाएगी। सेकेंड, अब स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी वहां से चला जाएगा, क्योंकि इलास्टिसिटी जब नहीं रहेगी तो जो एल्वोलाई को एक सपोर्ट मिल रहा है वो सपोर्ट भी लॉस हो जाएगा। तो उसकी वजह से सेकेंडरी मैकेनिज्म स्टार्ट होगी कि ब्रोंकाइल्स को अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए म्यूकस का प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से एयरवे क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा और कोलैप हो जाएगा, चिपकने लगेगा एक दूसरे से। नेक्स्ट, परमानेंट इनलार्जमेंट ऑफ एल्वोलाई। अब अगर ज्यादा हम देर तक इनहेल करते रहेंगे, एक्सहेल करते रहेंगे, तो एक रेंज के बाद हमारी ये एल्वोलाई भी क्या हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी। स्ट्रेच होने की वजह से वहां पर हाइपर इन्फ्लेड लंग्स हो जाएगा, या फिर रप्चर्ड
एयर सैक हमारा रप्चर हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो धीरे धीरे एक एक करके हमारी जो एल्वोलाइज हैं वो डैमेज होने लगेंगे। तो ये हमारा था इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के लिए। अगर हम ब्रोंकाइल ट्री की बात करें, ब्रोंकाइल ट्री की बात करें तो इनफिल्ट्रेशन ऑफ इंफ्लेमेटरी सेल्स जैसे कि न्यूट्रोफिल्स का रिलीज बहुत ज्यादा होने लगेगा। दूसरा, ग्लोबुलेट सेल प्रोलिफरेशन होने लगेगा जिसकी वजह से म्यूकस प्रोडक्शन ज्यादा होगा। और डेथ ऑफ एयरवे इपिथेलियम, सीलिएटेड सेल। आज जब सीलिएटेड सेल ही नहीं रहेंगे तो कोई भी पैथोजन अगर होगा तो वो इस सीलिया में कैप्चर ना होके सीलिया से पास आउट हो जाएगा और वो हमारे एल्वोलाइज तक इजिली पहुंच जाएगा। तो उसके वजह से क्या होगा, एयरवे फाइब्रोसिस होगी, एयरवे हमारा नैरो पतला हो जाएगा। म्यूकस ट्रैप्ड इन एयरवे सर्व एज नीड ऑफ इन्फेक्शन। अब यही हुआ, सीलिया खराब हो गए तो जो भी बैक्टीरिया थे वो सीधा हमारे एल्वोलाई तक पहुंच गए और वहां पर इन्फेक्शन कॉज कर दिया, जिसका रिजल्ट हमारा देखने को मिलता है ब्रोंकाइटिस बाय ब्रोंकाइल ट्री, एम्फाइसेमा बाय एल्वोलाइस। तो एल्वोलाई में जब डिफिशियंसी हो रही है, एल्वोलाई में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो जनरेट करती है एम्फाइसेमा की कंडीशन, जबकि ब्रोंकियल ट्री में कोई भी प्रॉब्लम जनरेट हो रही है तो वो कॉज करती है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। और ये दोनों ही हमारे कॉमन टर्म होते हैं सीओपीडी के लिए, दैट मीन्स क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो ये ओवरऑल पैथोजेनेसिस थी हमारे ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसेमा और सीओपीडी की। तो यहाँ से हमें देखने को मिला कि रीजन सेम है, कॉज सेम है, लंग में इन्फ्लामेशन हो रहा है, बट अगर उसमें ब्रोंकियल ट्री पे अटैक किया है तो वो ब्रोंकाइटिस में कन्वर्ट होगा, लंग पैरेन्काइमा पे अटैक किया है तो वो एम्फाइसेमा होगा। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन राइज होगी तो वो हमें सीओपीडी का ही रिजल्ट शो करेगी। तो ये हमारे पैथोजेनेसिस थी सीओपीडी और एम्फाइसेमा ब्रोंकाइटिस की साथ में। नेक्स्ट, रिस्क फैक्टर्स अगर हम देखें कि कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं जो इन डिजीज को जनरेट करते हैं, डिजीज में हेल्पफुल करते हैं, तो सबसे पहला आता है स्मोकिंग। स्मोकिंग एक बहुत ही बुरी कंडीशन है, बहुत ही बुरी एक लत है। जब कोई भी पर्सन स्मोक करता है तो उसका जो फ्यूम होता है, धुआं है, स्मोक है, वो हमारे लंग्स में जाके एक्यूमुलेट हो जाता है। क्योंकि स्मोकिंग एक नेचुरल मेथड नहीं है, हम वो आर्टिफिशियल तरीके से प्रेशराइज्ड फॉर्म में उस स्मोक को अपने लंग्स में इनहेल कर रहे हैं। तो हमारी बॉडी की इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि हमने जितना भी स्मोक इनहेल किया है वो उतना ही स्मोक हमारा एक्सहेल कर दे। तो उसमें क्या होता है, कुछ परसेंट ऑफ स्मोक हमारे लंग्स में धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते रहते हैं। और चूंकि एल्वोलाइज क्या होती हैं, परमानेंट बनती हैं और डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, क्योंकि वो भी एक काइंड ऑफ सेल्स हैं। तो वो सेल्स धीरे धीरे अब जब यंग एज रहती है तो उस टाइम तो उसमें रिपेयरिंग चलती रहती है, एपोप्टोसिस हो गई या नेक्रोसिस हो गई तो वहां पे नई सेल्स आ जाती हैं। बट जैसे ही हम एक एज की रेंज क्रॉस करते हैं अबव 40-45, तो हमारी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म थोड़ी वीक हो जाती है, तो जिसकी वजह से जो स्मोक है वो हमारे लंग्स में एक्यूमुलेट होता रहता है। अब वहां पर उसको भेजने की कहीं जगह नहीं है तो वो हमारे लंग्स में क्या होगा, स्टोर होता जाएगा, जो आगे जाके किसी क्रोनिक डिजीज का ही नया रूप ले लेता है। तो स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर है हमारे रिलेटेड टू लंग्स डिजीज। कोई भी लंग डिजीज हो वो स्मोकिंग उसका पहला पैरामीटर होता है रिस्क फैक्टर का। सेकेंड वन इज एक्सपोजर टू एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स। हम किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हमारा सराउंडिंग एरिया क्या है, हम बहुत प्योर एयर में हैं, हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा है, वो भी हमें आजकल तो फोन में भी दिखाता रहता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, AQI या AIQ। तो ये चीज बहुत मैटर करती है। जैसे दिवाली के टाइम पे जब बहुत ज्यादा पटाखे छुटाए जाते हैं तो उसका जो स्मोक होता है वो कोहरे के फॉर्म में जम जाता है, तो लोगों को लगता है कि कोहरा हो गया, बट वो कोहरा नहीं है, वो एक्चुअली में स्मोक है, वो पॉल्यूशन है। और जब आप उस पॉल्यूटेड एरिया से गुजर रहे हैं या ऐसी कोई बाइक स्कूटी है या 2 व्हीलर 4 व्हीलर है जिसमें बहुत ही ज्यादा पीछे से धुआं निकलता है साइलेंसर के थ्रू, तो स्टार्टिंग में तो लोगों को उसकी महक बहुत अच्छी लगती है, बट जब आप उसको आर्टिफिशियली, क्योंकि वो आपका एक तरह से सपोर्टिव गैस नहीं है,
वो गैस आपको इनहेल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो एयर इनहेल कर रहे हैं उसी में हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें ओवरऑल ऑक्सीजन से मतलब है। बट आप एडिशनल कोई भी चीज स्मेल का इसमें सूंघ रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं जबरदस्ती अपने मजे के लिए, अपने प्लेजर के लिए, तो वो चीजें क्या होगी, हमारे लिए नुकसानदायक होंगी, वो कोई ना कोई डिजीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एक्सपोजर टू इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट, आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, वहां का इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कैसा है, क्वालिटी क्या है उस एयर की, मिक्सचर में कौन कौन से केमिकल्स है, इंडस्ट्रियल एरिया है या बहुत ही अच्छा अर्बन एरिया है या हर्बल है, जैसा भी है वो हमारा इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर में जैसे कि अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, अभी हमने इसी की बात की थी कि अल्फा 180 डेफिशिएंसी, तो ये अल्फा 180 क्या है, अल्फा 180 इज एंटी ट्रिप्सिन। एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की वजह से हमारा लंग में प्रोटेक्शन मैकेनिज्म जो होती है, प्रिवेंशन मैकेनिज्म जो होती है वो वीक हो जाती है, और उसकी वजह से जब कोई भी हम हल्के इन्वायरमेंट पॉल्यूशन से भी गुजर रहे होंगे तो जिस पर्सन में ये फैक्टर नहीं है उसको चांसेस ज्यादा होते हैं कि कोई ना कोई लंग डिजीज हो जाए। बट अगर कोई दूसरा पर्सन है जिसका में ये प्रेजेंट है तो वहां पर ये चीजें कम देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट वन इज द एज, यूजुअली अफेक्टेड पीपल ओवर 40, क्योंकि 40 की एज के बाद हमारी जो बॉडी की मैकेनिज्म होती हैं, डिफेंस मैकेनिज्म होती हैं, जितनी भी वैक्सीनेटेड होती हैं, एंटीजेंस एंटीबॉडी होते हैं, वो एक टाइम के बाद अपना फंक्शन थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो इस वजह से भी एज एक फैक्टर है जो मल्टीपल डिजीज को जनरेट करता है, सिर्फ यहाँ पे रिस्पायरेटरी की ही नहीं, कोई भी ऑर्गन होगा तो वो हमारा 40 या 45 एज के बाद धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। नेक्स्ट, मेडिकेशन। अब अगर सपोज सीओपीडी हो ही गया है या एम्फाइसेमा हो गया है, ब्रोंकाइटिस हो गई है, तो अब हमें क्या करना है भाई, अब हमें उसका ट्रीटमेंट करना है। तो ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज करेंगे, सबसे पहले ब्रोंको डायलेटर्स। डायलेटर्स कैसे याद रखना है, क्योंकि हमें क्या हो रहा है, ब्रोंकोस्पैज्म हो रहा है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, हमारी एयरवे नैरो हो रही है, पतली हो रही है। जैसे कि यहाँ देखिए ब्रोंकाइटिस का ये एक डायग्राम है, नॉर्मल एयरवे है, डायलेटेड फॉर्म में है, तो एयर जितनी भी आएगी वो हमारे एल्वोलाइज तक पहुंचेगी। बट यहाँ पर क्या हो गया, सिर्फ इतना ही रेंज हमें मिल रहा है अपनी एयर को अंदर लाने के लिए। तो अब इस रास्ते को हमें क्या करना पड़ेगा, सरफेस एरिया इसका बढ़ाना पड़ेगा, हमें जरूरत है इसको डायलेट करने की, बढ़ाने की। डायलेट मतलब उसको बढ़ाना, कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब उसको कम कर देना। तो यहाँ पर हमें किस चीज की जरूरत है, उसको बढ़ाने की जरूरत है सरफेस एरिया की। तो ब्रोंको डायलेटर, डायलेटर्स क्यों यूज करेंगे, ब्रोंको डायलेटर यूज करेंगे, रिलैक्स एयरवे मसल्स, शॉर्ट एक्टिंग होती है, क्विक रिलीव होती है, लॉन्ग एक्टिंग हमारी मेंटेनेंस के लिए होती है। जैसे कि अस्थमा का जब अटैक किसी को आता है तो उसको पंप यूज करते हैं, इनहेलर्स, तो वो इनहेल जैसे ही हमने किया ना, तो वो लोकली जितनी भी मसल से होते हुए गई ट्रैक से, तो वो सारी ट्रैक को क्या कर देगी, डायलेट कर देगी। डायलेट करने से एक अच्छा खासा हमें स्पेस मिल जाता है, स्पेस मिलने की वजह से हमारी ब्रीदिंग प्रॉपर्टी फिर से नॉर्मल हो जाती है, हम फिर से नॉर्मली एयर को इनहेल और एक्सहेल कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए। बट अगर हम इसे कॉन्स्टेंटली यूज के लिए देना है तो हम उसको मेडिकेशन के फॉर्म में देंगे, जो कि लॉन्ग तक एक्ट करेगी उस चीज को मेंटेन रखने के लिए, कि हमारी जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ था वो डायलेट रह सके। तो यहाँ पर इसका अपोजिट, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है, हमें उसको ब्रोंको डायलेटर्स देना है कि वो मसल्स को डायलेट कर सके, हमारे एयरवे पैसेज को डायलेट कर सके। देन नेक्स्ट, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। क्यों कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को हम दे रहे हैं, बिकॉज रिड्यूस इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन जैसे ही अगर कम हो जाएगी तो ऑलरेडी जो एरिया स्वेल हो चुका था वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे डायलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हम उस कॉन्स्ट्रिक्शन को ही कम कर दें, क्योंकि हमें ये अपना आइडिया लगाना है कि जो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है हम उसको किस तरह से वापस से ठीक कर सकते हैं।
या तो कॉन्स्ट्रिक्शन को ही कम कर दें तो वो ऑलरेडी नॉर्मल हो जाएगी, या उस कॉन्स्ट्रिक्शन को हम डायलेशन में बदल दें तो वो सरफेस ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज करते हैं इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए। और अगर इन्फ्लामेशन रिड्यूस हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, ऑलरेडी जो कॉन्स्ट्रिक्शन प्रॉपर्टी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो सांस लेने में हमें थोड़ी सी आसानी होगी, तो पेशेंट को थोड़ा सा रिलीफ होगा। और अगर हम इसको ड्राइलेटर्स के साथ कंबाइंड देते हैं तो वो बेटर रिस्पॉन्स शो करेगा, जो पर्सन है उसको जल्दी रिकवरी देखने को मिलेगी। देन नेक्स्ट, फॉस्फोडाइस्ट्रेस 4 इनहिबिटर्स। यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, PD4, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं PD4 इनहिबिटर्स। PD4 इनहिबिटर्स ये क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं और साथ ही साथ हमारे एयरवे को रिलैक्स करते हैं। ये हम यूज करते हैं सीवियर COPD में, जब किसी को बहुत ही ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हो चुके हैं, बहुत लॉन्ग टर्म तक वो हमें मेडिकेशन से दूर था या उसने ट्रीटमेंट करवाया ही नहीं, तो वो क्रोनिक स्टेज में ही हमारे पास आ रहा है ट्रीटमेंट के लिए, जब उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो उस केस में हमें अपने पेशेंट को पहले रिलीफ दिलाने के लिए हमें इंस्टेंट ट्रीटमेंट देना है। इंस्टेंट ट्रीटमेंट में हम उसको क्या देंगे, PD4 इनहिबिटर्स देंगे। द नेक्स्ट, एंटीबायोटिक्स एंड एंटीवायरल देंगे कि अगर कोई इन्फेक्शन फर्दर कॉज हो गया है, क्योंकि जहाँ पे म्यूकस एक्यूमुलेशन हो रहा है, हमारा सीलिया डैमेज हो रहा है, इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, तो एयर में जो मिक्सचर है गैस का उसमें हमारे पैथोजेंस भी हैं, तो वो पैथोजेंस भी फ्री में अटैक करेंगे हमारी बॉडी पे आके, कि ऑलरेडी एक समस्या तो है, दूसरी बीमारी भी दे देंगे तो अपना घर बस जाएगा बैक्टीरिया का। तो वहां से उनको हटाने के लिए हम एंटीवायरल और एंटीबायोटिक्स भी देंगे कि फर्दर कोई इन्फेक्शन उस पेशेंट में ना हो जाए। वो जिस चीज से सफर कर रहा है हमें उसको तो ठीक करना ही करना है, साथ में कुछ और डिजीज ना हो जाए और दिक्कत ना आ जाए, तो उसके लिए हम पहले से प्रिवेंशन यूज करेंगे। नेक्स्ट, पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन। हम पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन कैसे यूज करेंगे, जैसे कि प्रॉपर एक्सरसाइज की ट्रेनिंग देके कि आप योगा कीजिए या ऐसी अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जैसे अनुलोम विलोम एक योगा होता है जिसमें हम लंग्स में के वो लंग्स का योगा होता है कि लंग की कैपेसिटी को स्ट्रॉन्ग कर सके, तो उसमें हमें देर तक सांस को लेना है और धीरे धीरे अपनी सांस एयर को एक्सहेल करना है। तो इसके थ्रू हमारी लंग कैपेसिटी और लंग की कैपेबिलिटी दोनों ही चीजें स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो एक्सरसाइज ट्रेनिंग करेंगे हमारा इम्प्रूव ब्रीदिंग को, ठीक है। नेक्स्ट, रिहैबिलिटेशन के लिए हम एजुकेशन देंगे कि जो भी पेशेंट जिस चीज से ऑलरेडी सफर करके आया है वो दोबारा वो मिस्टेक ना करे। अगर पॉल्यूटेड एरिया से आया है तो हम उसको ये बताएंगे, ये समझाएंगे कि दोबारा से हमें ऐसे एरिया में नहीं जाना है, उसको अपनी डिजीज के लिए अवेयर करवाना है कि एक्चुअली में वो कंडीशन कैसे जनरेट हुई है या उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, सिम्टम्स क्या क्या है और उसको क्या नहीं करना है, कौन सी चीजें अवॉइड करनी है। देन न्यूट्रिशनल काउंसलिंग की हेल्दी, जब तक ऑलरेडी हमारा इम्यून सिस्टम वीक है तो अगर हम न्यूट्रिशन इम्बैलेंस हो जाएगा उस केस में तो सेकेंडरी डिजीज भी जनरेट हो सकती है। तो उस केस में न्यूट्रिशनल काउंसलिंग करके उसका एक डाइट प्लान करेंगे, डाइट प्लान के थ्रू उसकी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, इम्यूनिटी से उसका बॉडी वेट भी गेन होगा, फैटीग वाली समस्या भी दूर होगी और उसको प्रॉपर नींद भी आएगी, उसकी मेंटल हेल्थ भी एकदम ठीक रहेगी। ये सारी चीजें भी हमें देखनी है। साथ ही साथ स्मोकिंग सिजेशन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई भी पर्सन लंग से के केस में जरा सा भी अपने आप को अनहेल्दी फील कर रहा है ना, तो उसको तुरंत स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। सबसे पहला प्रिवेंशन है, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एक बार अगर बीमारी हो गई तो लंबे खर्चे में आने से अच्छा है कि कुछ दिन के लिए हम उस चीज को अवॉइड करें, उससे दूर रहें। तो स्मोकिंग को वहीं पे तुरंत रोकना है और उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी दे सकते हैं, क्योंकि स्मोकिंग से उसको क्या मिल रहा है, निकोटिन मिल रहा है, वो निकोटिन हमारे ब्रेन में जा रहा है, ब्रेन में जाके हमारे अदर ये
पाथवे को एक्टिवेट कर रहा है, लिम्बिक सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है, जिसकी वजह से हमें प्लेजर फील हो रहा है, हम हैप्पी फील कर रहे हैं, हमारा मूड अच्छा रह रहा है। तो जब स्मोकिंग नहीं करने को मिलेगी तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे सप्रेस होने लगेंगी, हमारा लिम्बिक सिस्टम डीएक्टिवेट होने लगेगा, तो इरिटेशन कॉज होगी, गुस्सा आएगा, हर चीज को तोड़ने फोड़ने का मन करेगा। तो इससे बेटर है हम उसको निकोटिन तो दें बट इनडायरेक्टली वे से दें। तो निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी में हम कुछ पैचेस देंगे, गम देंगे, लोजेंजेस देंगे, कि जिसको लेकर हमारे ब्लड में निकोटिन पहुंच जाए और वो निकोटिन हमारे ब्रेन में जाए और ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम तक पहुंच के हमें फिर से वही प्लेजर दे जो हमें ड्यूरिंग स्मोकिंग मिल रही थी। नेक्स्ट कुछ मेडिकेशंस यूज करेंगे। मेडिकेशन में हमारे आता है ब्रुप्रोपियन और वर्निसिलीन। देन सपोर्ट ग्रुप्स ऑन काउंसलिंग, सपोर्ट ग्रुप्स बनाएंगे, काउंसलिंग करेंगे कि उसका जो रेट है स्मोकिंग छोड़ने का वो थोड़ा सा बेटर रहे। कि अगर हमें सिर्फ एक बार डॉक्टर ने बोल दिया कि स्मोकिंग करते हैं, यस मत करना, नो ठीक है, दोबारा जब वो 10 दिन बाद आएगा फिर आप पूछेंगे डू यू स्मोक, तब आप पेशेंट झूठ ही बोलेगा नहीं करते, बट बाहर जाके क्या करेगा, वो स्मोक करेगा। तो उसके लिए हमें टाइम टू टाइम उसकी काउंसलिंग करनी है और उसका एक ऐसा हेल्दी ग्रुप बनाना है जिसमें नंबर ऑफ पीपल क्या रहेंगे, नॉन स्मोक्ड रहेंगे। तो अवॉइड, खुद को हमें ऑकवर्ड लगेगा कि 10 लोग के सामने हम स्मोक कर रहे हैं तो हमारा इम्पैक्ट कैसा जा रहा है। बस काउंसलिंग होती रहेगी तो हमारे मेंटल में ये बात रहेगी, हम अवेयर रहेंगे कि हाँ स्मोकिंग के थ्रू हमारा नुकसान कितना ज़्यादा हो रहा है। तो वो सारी चीज़ों को हमें कम करना है, रिड्यूस करना है अच्छे एनवायरनमेंट के लिए। द नेक्स्ट लाइफस्टाइल चेंजेस, लाइफस्टाइल को भी चेंज करना है। कैसे? स्टे एक्टिव, एक्टिव रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी लंग की कैपेसिटी ऑलरेडी बढ़ेगी। जितना जोर से हम, जितना तेज हम भाग सकते हैं, तो भागने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी। एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ऑक्सीजन से, एटीपी से। ऑक्सीजन की सप्लाई कौन करेगा, लंग करेगा। तो जब हम देर तक एक्सरसाइज करेंगे तो वो लंग की भी कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक। हेल्दी डाइट, डाइट अच्छी रखेंगे, फ्रूट्स खाएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे, प्रोटीन लेंगे, तो उसकी वजह से भी हमारा लाइफस्टाइल चेंज होगा और अदर रिस्पायरेटरी रिलेटेड डिजीजेस हमें कम होंगी। और भी सिस्टम की बात करें तो वो सारे सिस्टम अपने आप ठीक रहेंगे। अवॉइड ट्रिगर्स, ट्रिगर्स दैट मीन्स एयर पॉल्यूशन वाले एरिया में नहीं जाना है, स्मोकिंग नहीं करनी है, डस्ट है या स्ट्रॉन्ग केमिकल्स है तो उसमें हमें मास्क का यूज करना है कि वो डस्ट हमारे बॉडी के अंदर ना जाए, हमारे इनहेलेशन प्रोसेस में ना जाए। मैनेज स्ट्रेस, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो ये दोनों क्या होते हैं, एंजाइटी और डिप्रेशन में लोग नर्वस है, स्मोक कर लिया, ड्रिंक कर ली, ठीक हो गए। डिप्रेशन है, स्मोकिंग कर ली, ड्रिंकिंग कर ली, ठीक हो गए। तो इन सारी चीजों को भी हमें कंट्रोल करना है, क्योंकि एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी चीजों से अगर आप सफर कर रहे हैं तो स्मोकिंग करना या फिर हेल्दी बैड लाइफस्टाइल में रहना वो आपको ऑप्शन नहीं है। तो हमें अपने स्ट्रेस को इस तरह मैनेज करना है कि ये सारी चीजें हमें देखने को ही ना मिले। एंजाइटी होगी तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के ट्रिगर्स ऐसे काम करेंगे कि आप मजबूर हो जाएंगे उस चीज को करने के लिए जो आपको नहीं करनी चाहिए, जैसे कि स्मोकिंग है, अल्कोहल इनटेक है या कोई ड्रग अब्यूज है। तो उसके लिए हमें अपने आप को मैनेज इस तरह करना है, अपना शेड्यूल ऐसा बनाना है, हर चीज को पॉजिटिव लेना है कि जिसकी वजह से निगेटिविटी चीजें हमारे पास ना आए। हमें हेल्दी रहना है, सिर्फ अपने बारे में ही नहीं, अपनी फैमिली के बारे में, अपने सराउंडिंग के बारे में, अपने उस कॉलोनी के बारे में सोचना है जहां हम सरवाइव कर रहे हैं। एक ऐसी पहचान बनानी है कि सामने वाले या अदर लोग आपकी अच्छी बात करें, आपकी निगेटिविटी को आपसे के साथ कैलकुलेट ना करें। सो नेक्स्ट, ऑक्सीजन थेरेपी। अगर सीओपीडी की लेवल ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज बहुत ही ज्यादा हो चुकी है तो हमें क्या करना है, उसके लिए ऑक्सीजन की ही सप्लाई डायरेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अब वहां पर क्या होगा, जब ऑक्सीजन कम जाएगा तो ब्रेन में ऑक्सीजन लो जाएगी, क्योंकि जो हमारे लंग्स के ऊपर का जो एरिया है ब्रेन है, तो यहाँ पर अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है। तो उसके लिए हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन की अगर सप्लाई डिस्टर्ब हुई तो इंसान कोमा में भी जा सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है, उसको शॉक भी लग सकता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी का यूज करेंगे ड्यूरिंग एक्सरसाइज और स्लीप।
प्लस कॉन्टिन्यूअस यूज इन सीवियर केसेस, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर केस है, ब्रेन में ऑक्सीजन का अगर जरा से भी परसेंटेज डिसबैलेंस होगा तो हमें तुरंत उस पेशेंट को ऑक्सीजन देना है कि हमारा अदर बॉडी पार्ट भी काम कर सके, उसके लिए ब्रेन एक्टिव रहना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हमारे मैनेजमेंट में थी सीओपीडी के लिए। अब अगर सेपरेटली एम्फाइसेमा की बात करें, जो अभी तक हम इसके साथ में ही कोरिलेट कर रहे थे, तो एम्फाइसेमा हमारा एल्वोलाई रिलेटेड डिजीज है। जब हमारे एल्वोलाइज डैमेज हो जाते हैं तो उस केस में जो कंडीशन आती है, एयर का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, वो हमें एम्फाइसेमा की कंडीशन को जनरेट करता है। सो एम्फाइसेमा इज अ सीओपीडी डिजीज वेयर एल्वोलाई आर डैमेज। यहाँ पे क्या डैमेज हो रहे हैं? एल्वोलाई। क्यों हो रहे हैं? Over time, the wall of these air sacs break down, causing them lose their elasticity. एल्वोलाई की इलास्टिसिटी जैसे ही ब्रेक डाउन हो जाएगी, वहां पर स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, एयर सैक जो है वो वीक हो जाएगा, तो वहां पर एम्फाइसेमा वाली कंडीशन राइज होगी। दिस लीड टू डिफिकल्ट ब्रीदिंग बिकॉज द लंग्स कैंट फुली एक्सपेंड और एक्सपल एयर प्रॉपरली। अब जैसे कि कोई एयर गुब्बारा है, बलून है, टाइट है पूरा, तो उसमें एयर क्या है? परमानेंट फिल है। बट उसी बलून में अगर छोटा सा छेद हो जाए या वो बलून की जो इलास्टिसिटी है वो वीक हो जाए, तो वो एयर क्या होगी? जैसे हम उस बलून को फुलाएंगे वो एयर धीरे से लीक हो जाएगी। तो वो लीक होके कहाँ जाएगी? लंग्स में ही कहीं ना कहीं ट्रेवल करेगी और एयर ट्रैक में वापस एक्सहेल हो जाएगी, ब्लड में वो नहीं जा पाएगी। तो वही प्रोसेस हमारी एम्फाइसेमा में होती है, वही कंडीशन होती है कि एयर एल्वोलाई तक तो एयर जा रही है, बट वो एयर कहीं ना कहीं से लीक हो जा रही है कि वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में नहीं पहुंच पा रही है। सो ब्लड में ना जाने की वजह से जो कंडीशन राइज है वो है एम्फाइसेमा। और ब्रोंकाइटिस की बात करें तो यहाँ पे ब्रोंकाइटिस क्या था? यहाँ पर हमारा इन्फ्लामेशन हो रही थी हमारे ब्रोंकाइल्स में। सो ये ओवरऑल आज का डिस्कशन था हमारा। नेक्स्ट, थैंक यू। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका जो आउटपुट होगा हमारे लिए, आपका इनपुट ही हमारे लिए बेटर आउटपुट बनाएगा। सो एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।